ओके, फर्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। प्रीवोस्ट 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 theory of exchange of heat. Post theory of exchange of heat। तो इसको समझने से पहले मैं एक ड्राइंग कर रहा हूँ, देखो आप लोग। ठीक, ओके। तो इस रूम के अंदर ना एक छोटी सी बॉडी मैंने रख दी है। ओके, देखो ये एक बॉडी है। ओके, है ना। और ये जो बॉडी है इसकी टेम्परेचर जो है 0 केल्विन से ज़्यादा होगी, है ना। थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ से भी पता है 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं मिल सकती, इम्पॉसिबल है ना। तो क्या है, इस बॉडी की टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगी। ओके, तो प्रीवोस्ट ने कहा था कोई भी बॉडी जिसकी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है ना, वो क्या करती है, हीट रेडिएट करती है और हीट एब्जॉर्ब भी करती है ना। तो रेडिएशंस उससे निकलती हैं। ठीक है, ये देखो ये क्या है, रेडिएशन एमिट हो रही है ना। और मैं ब्लैक कलर से एब्जॉर्प्शन दिखाता हूँ। ये क्या हो रहा, बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो एक बॉडी जिसकी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है वो क्या करेगी, हीट रेडिएट करेगी और साइमल्टेनियसली अब्जॉर्ब भी करेगी। तो फॉर एग्जांपल हम एक कमरे में बैठे हुए हैं और उस रूम में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होती है, टेबल, चेयर, बेड, है ना। जितनी भी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमारी बॉडी से रेडिएशंस निकलती है और वो सारी बॉडी को जाती है। और सिमिलरली सारी बॉडी से रेडिएशंस निकल के हमारी बॉडी में आती है ना। तो हम नॉर्मली क्या ऑब्जर्व करते हैं, मेरी बॉडी की जो टेम्परेचर है वही आसपास जितने ऑब्जेक्ट हैं उसकी टेम्परेचर है। मतलब क्या, हमारी बॉडी से जितनी हीट रेडिएट होके निकल रही है उतनी ही हीट जो है एब्जॉर्ब भी कर रही है हमारी बॉडी, है ना। तो कॉन्टिन्यूसली हीट रेडिएट हो रही है हमारी बॉडी से और अब्जॉर्ब भी हो रही है। ओके, अब जो ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, एक बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब करेगी, मैं उसको लिख देता हूँ क्यू ए, है ना, सुपर स्क्रिप्ट ए। ठीक है, तो ये जो बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करेगा उस बॉडी के सरफेस एरिया के ऊपर, है ना। और बॉडी की सरफेस कैसी है, मतलब खुरदुरा है, स्मूथ है, पॉलिश्ड है, इस पे भी डिपेंड करेगा, यानी नेचर ऑफ द सरफेस, है ना। मैं ये भी लिख देता हूँ, नेचर ऑफ द सरफेस। तीसरी चीजें देखें जो है टाइम, टाइम पे भी डिपेंड करता है ना। अगर टाइम ज़्यादा डालोगे तो बॉडी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी, है ना। ज़्यादा टाइम डालोगे तो बॉडी ज़्यादा हीट रेडिएट करेगी। तो एक बॉडी कितनी हीट एब्जॉर्ब करती है वो डिपेंड करता है उस बॉडी की सरफेस एरिया के ऊपर, उस बॉडी की सरफेस के नेचर के ऊपर और टाइम के ऊपर। आप देखते हैं एक बॉडी, यही बॉडी जो है कितनी हीट क्या करती है, रिलीज करती है, एमिट करती है। तो मैं यहाँ ई लिख देता हूँ सुपर स्क्रिप्ट में। ये किस पे डिपेंड करेगी, अगेन उस बॉडी के
एरिया के ऊपर, फिर वो बॉडी की टेम्परेचर क्या है। अगर बॉडी ज़्यादा टेम्परेचर पे है तो वो ज़्यादा हीट रेडिएट करेगी। और तीसरी चीज़ नेचर ऑफ द सरफेस, इस पे भी डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द सरफेस और टाइम पे भी डिपेंड करेगी, है ना। कितनी टाइम के लिए आप रेडिएशंस के लिए छोड़ रहे हो, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा हीट रेडिएट होगी। ओके, अब मैं इसको रब करता हूँ। अब एक हम बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक बॉडी है ए और एक दूसरी बॉडी है बी, है ना। तो समझते हैं, बॉडी ए रेडिएट करती है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एक्सचेंज थ्योरी और बॉडी बी एब्जॉर्ब करती है। तो हमें पता है बॉडी बी भी रेडिएट करेगी, है ना, और बॉडी ए एब्जॉर्ब करेगी। करेक्ट। तो ये कॉन्टिन्यूसली इमिशंस और एब्जॉर्प्शंस चलते रहती है। ओके, अब केस वन देखते हैं। केस वन क्या है ना। अगर टेम्परेचर बॉडी ए की ज़्यादा है बॉडी बी से, है ना, तो बॉडी ए जो एमिट करेगी, यानी क्यू ए देखते हैं, है ना, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी जो बॉडी बी से वो रिसीव करेगी, है ना। तो आप क्या देखते हो, जो बॉडी ए है वो नेट एनर्जी लूज कर रही है, कितनी, क्यू ए माइनस क्यू बी। और बॉडी बी क्या करती है, क्यू ए माइनस क्यू बी नेट एनर्जी रिसीव करती है। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, है ना। तब तक कहीं ना कहीं नेट एनर्जी का लॉस होगा और दूसरी साइड नेट एनर्जी का गेन होगा। अगर दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे हैं तो क्या होगा, सेम अमाउंट में हीट एनर्जी एक बॉडी रेडिएट करेगी और उसी अमाउंट में वो अब्जॉर्ब भी करेगी। यानी इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी दोनों बॉडी की टेम्परेचर सेम है, तो उस केस में एक बॉडी जितनी एमिट करती है और दूसरी बॉडी उतनी ही पहली बॉडी को एमिट करती है। उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर दूसरी बॉडी जिस अमाउंट में हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करती है पहली बॉडी से, उतनी ही अमाउंट में पहली बॉडी हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी दूसरी बॉडी से। ओके, तो समराइज करेंगे कैसे प्रीवियस थ्योरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट को। जितनी भी बॉडी हैं, ऑल बॉडीज रेडिएट thermal radiation at all temperatures except 0 Kelvin। ओके, अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो इमेसिव पावर या रेडिएंट पावर होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेडिंग पहले, इमेसिव पावर, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, रेडिएंट पावर, रेडिएंट पावर। ओके, इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर आर से, है ना। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा मीटर टाइम रेज टू -3। ओके, तो देखते हैं इमेसिव पावर क्या है।
सबसे पहले हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बॉडी ले लेते हैं। गुड। ये जो बॉडी है ना, ये समझ लो आप टेम्परेचर T के ऊपर है। ओके। और इस बॉडी से रेडिएशंस निकल रही है। ओके। इस बॉडी से क्या हो रही है? रेडिएशन निकल रही है चारों तरफ, है ना। तो यहाँ इस बॉडी से जो रेडिएशंस चारों तरफ निकल रही है वो समझते हैं कितनी है? क्यू है। क्यू अमाउंट में निकल रही है ना। और इस बॉडी की एरिया कितनी है? ए है। और टाइम टी में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टी टाइम में एरिया ए से जो रेडिएशंस निकल रही है वो क्या है? क्यू है ना। इसी को हम बोलते हैं रेडिएंट पावर। एक बॉडी है जो कितने टेम्परेचर पे है? टी टेम्परेचर पे है। उससे कितनी हीट निकल रही है? क्यू निकल रही है ना। कितनी बड़ी एरिया से निकल रही है? ए एरिया से। और कितने टाइम में क्यू हीट निकल रही है? टी टाइम में। ओके। इसको रीड कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसको रीड ऐसे करेंगे, हीट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी जो हीट एनर्जी रेडिएट होके निकली है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, उसको क्या कहते हैं? रेडिएंट पावर या एमिसिव पावर, है ना। तो किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में जो हीट एनर्जी रेडिएट होके निकलेगी, एमिट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको एमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, Q क्या है? हीट एनर्जी। T क्या है? टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। पावर की यूनिट वाट होती है, तो Q बाई T की यूनिट क्या होगी? वाट होगी। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वाट को क्या बोलते हैं? जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं इमिसिव पावर के डेफिनेशंस को। द एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशंस यानी हीट रेडिएशंस, ओके, emitted in all directions per unit time from each unit area of a surface at any given temperature। तो क्या है? ये बॉडी एक टेम्परेचर T पे है, गिवन टेम्परेचर T पे है, चारों तरफ इससे क्या निकल रही है? थर्मल रेडिएशंस निकल रही है ना। तो इसकी जो एनर्जी होगी यूनिट एरिया में यूनिट टाइम के लिए, उसी को क्या बोलेंगे हम? एमिसिव पावर। ओके। अब हम स्टडी करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ अ बॉडी। तो हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ emission of a body। तो एक बॉडी की कोएफिशिएंट ऑफ एमिशंस क्या होगी? बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन से पता ये चलता है कि कौन सी बॉडी कितनी ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगी, है ना। कैपेबिलिटी उसकी पता चलती है। ओके। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एमिशंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एप्सिलॉन से, या समटाइम्स ई से भी कर देते हैं। ओके। जो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशंस है ना, इसी को आप इमिसिविटी भी बोल सकते हो, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? इमिसिविटी। इमिसिविटी।
ओके, है क्या कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशंस बेसिकली रेशियो होती है किसकी? रेडिएंट पावर ऑर्डिनरी बॉडी की विथ रिस्पेक्ट टू ब्लैक बॉडी, यानी ऑर्डिनरी बॉडी और ब्लैक बॉडी की जो रेडिएंट पावर की रेशियो होगी उसी को क्या बोलते हैं? इमिसिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन is the ratio of radiant power of a ordinary body to the radiant power of a black body at a constant temperature T, है ना? यहाँ मैं लिख देता हूँ at temperature T, है ना? इसको ड्राइंग से ऐसे समझेंगे, दो बॉडी है, ये ऑर्डिनरी बॉडी है और ये ब्लैक बॉडी है, क्लियर है? तो इसकी जो रेडिएटिंग पावर होगी ऑर्डिनरी बॉडी की वो क्या होगी? आर होगी, और इसकी जो रेडिएटिंग पावर होगी वो क्या होगी? आर बी होगी, है ना? तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, यानी आर को आर बी से डिवाइड करेंगे तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? इमिसिविटी। तो हमारा जो इमिसिविटी है वो क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मैं लिख देता हूँ डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी। अब जो हम स्टडी करेंगे वो क्या है? किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। तो मैं हेडिंग पहले डाल दूं, किरचॉफ्स लॉ, तो मुश्किल क्या है ना स्पेलिंग इसकी, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, है ना? पहले लॉ को डायग्राम से समझेंगे, फिर वर्ड में रीड करेंगे और फिर इसका हम प्रूफ निकालेंगे। तो डायग्राम से कुछ इस तरह से समझेंगे। देखो, यहाँ एक बॉडी रखी है, ये एक बॉडी रखी हुई है, क्लियर? और बॉडी की टेम्परेचर कितनी है? T है। और जो एटमॉस्फेयर है आसपास की इन्वायरमेंट है उसकी भी टेम्परेचर कितनी है? T है, क्लियर हो? तो क्या होगा? प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज से आपको पता ही है कि यहाँ पे ये बॉडी हीट यानी रेडिएशंस इसके ऊपर फॉल करेगी और बॉडी क्या करेगी? रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी, इसमें जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगी। और क्या होगा? ये बॉडी साइमल्टेनियसली रेडिएट भी करेगी, है ना? कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है और रेडिएट भी करती है, करेक्ट? तो ये बॉडी रेडिएट भी कर रही है। ओके, तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशंस के अकॉर्डिंग बॉडी की जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शंस होगी यानी ए टेम्परेचर टी के ऊपर, वो इक्वल होगी कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन यानी ई के या फिर एप्सिलॉन के, है ना? तो एक बॉडी टेम्परेचर टी पे है और सराउंडिंग की टेम्परेचर क्या है? वो भी टी है। तो इस केस में जितनी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है यानी जो बॉडी की कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शंस है और जो बॉडी की कोएफिशिएंट ऑफ इमिशंस है वो सेम होंगे। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है कि दोनों की टेम्परेचर सेम होनी चाहिए, सराउंडिंग्स की भी और बॉडी की भी। इसी लॉ को दूसरे तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको देखो। तो हम यहाँ क्या करते हैं? अगेन सेम चीज ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, यही बॉडी है,
सॉरी मैंने ब्लू ले ली है, ये बॉडी इसकी रेड में है और इसकी टेम्परेचर कितनी है T। एटमॉस्फेयर की भी टेम्परेचर क्या है, ये जो सराउंडिंग्स है उसकी T। अगेन क्या होगा, बॉडी सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगी। ओके देखो सराउंडिंग से बॉडी क्या कर रही है, हीट अब्जॉर्ब कर रही है। ओके और क्या करेगी बॉडी, सराउंडिंग को हीट रेडिएट भी करेगी। ओके यहाँ पे देखो रेडिएट भी कर रही है। तो किरचॉफ्स ने क्या बोला कि जो ये ऑर्डिनरी बॉडी है ना, इसकी जो रेडिएटिंग पावर है, ओके, इसको अगर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन से डिवाइड करोगे तो वो इक्वल मिलेगा ब्लैक बॉडी के रेडिएटिंग पावर से। ओके तो फिर से मैं बता देता हूँ, एक बॉडी की जो रेडिएटिंग पावर है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन से उस बॉडी के, तो मिलेगा ब्लैक बॉडी की रेडिएटिंग पावर, है ना। अगेन कंडीशन सेम है, सराउंडिंग और उस बॉडी की टेम्परेचर सेम होनी चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, स्पेस मिल जाएगी। ओहो इसको तो डिलीट करनी पड़ेगी, पहले ये हो चुका। यहाँ हम देख सकते हैं क्या कह रहा है वर्ड में, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर दैट मीन्स रेडिएंट पावर टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी दैट मीन्स R अपॉन A की बात कर रहा है, इज इक्वल टू द इमिसिव पावर दैट इज रेडिएंट पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्लैक बॉडी, यही क्या है किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशंस एट द सेम टेम्परेचर ऑफ ऑल वेवलेंथ, सारे वेवलेंथ के लिए सेम टेम्परेचर। तो काफी इजी थी। अब हम स्टडी करेंगे थियोरेटिकल प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशंस। तो हेडिंग डाल देता हूँ, एक सेकेंड, रेड, हाँ, थियोरेटिकल प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। ओके तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, इजी होगा समझना। तो देखें यहाँ हम दो बॉडी को हैंग करेंगे, एक है हमारा ब्लैक बॉडी, ये क्या है हमारा ब्लैक बॉडी, और दूसरी हम ऑर्डिनरी बॉडी हैंग करते हैं, है ना, यहाँ पे ये हो गई हमारी ऑर्डिनरी बॉडी। तो दोनों की टेम्परेचर, ये सराउंडिंग्स की टेम्परेचर कितनी है T, इस बॉडी की भी टेम्परेचर कितनी है T, और इस बॉडी की भी टेम्परेचर कितनी है T। क्लियर हो गए, यानी दोनों बॉडी सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके तो फिर आप देखोगे, एक सेकेंड, हाँ, फिर आप देखोगे इसकी ये ऑर्डिनरी बॉडी है, तो इसकी जो रेडिएंट पावर होगी, इमिसिव पावर होगी, वो क्या होगी R होगी, और इसकी जो इमिसिव पावर होगी उसको हम क्या लेंगे, ब्लैक बॉडी है इसलिए R भी, दोनों आइडेंटिकल हैं तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा A हो जाएगा, और इसकी भी एरिया क्या हो जाएगी A हो जाएगी, है ना। गुड, तो ये जो बॉडी है इसकी जो एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट है वो हम A लेंगे,
और ब्लैक बॉडी की जो एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट है वो कितनी होती है? 1 होती है। हमेशा याद रखना, ब्लैक बॉडी यानी परफेक्ट ब्लैक बॉडी या आइडियल ब्लैक बॉडी, उसकी एब्जॉर्प्टिव कोएफिशिएंट कितनी होती है? वो 1 होती है। तो ये सारी हमारी क्या है? कंसिडरेशंस है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस है, मैं ग्रीन कलर लेता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट। हाँ, तो इस बॉडी को कितनी हीट सप्लाई दी जा रही है? Q। और इस बॉडी को भी कितनी हीट सप्लाई दी जा रही है? Q, है ना। यानी जो हीट सप्लाई दी जा रही है रेडिएशंस के माध्यम से, मीडियम से, वो दोनों में क्या है? सेम है, Q है। अब देखें, हम सबसे पहले इसको देखते हैं। इस बॉडी का जो नाम है, जो ऑर्डिनरी बॉडी है, इसका नाम हम लोग क्या रख ले? ये नहीं रख सकते, M रख लेते हैं, और इसका नाम हम लोग N रख लेते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले M को देखते हैं। क्लियर हो गया? M को आइडियलाइज्ड करते हैं, करेक्ट, देखते हैं, मतलब उसको ऑब्जर्व करें। तो हमें पता है M बॉडी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कोई भी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब उसकी टेम्परेचर आसपास की जो बॉडी है या इन्वायरमेंट है उसकी टेम्परेचर सेम हो, यानी दोनों बॉडी सेम अमाउंट में हीट एक्सचेंज करती हैं। यानी जो ऑर्डिनरी बॉडी है उसके पास सराउंडिंग से जितनी हीट आएगी, यानी उतनी ही हीट निकलेगी भी सराउंडिंग्स के लिए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, ऑर्डिनरी बॉडी अगर समझो हाइपोथेटिकली x हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, तो x जो एनर्जी है वो क्या करेगी? रिजेक्ट भी करेगी, मतलब रेडिएट भी करेगी, है ना। गुड। अब देखो क्या होगा। तो m बॉडी की जो एनर्जी रेडिएट हो रही है ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो क्या है? R है। और जो एब्जॉर्ब कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो कितनी हो जाएगी? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन टाइम्स हीट सप्लाइड अपॉन एरिया टाइम्स टी, है ना। अब एन बॉडी में देखते हैं। एन क्या है? ब्लैक बॉडी है। सेम लॉजिक इसके लिए भी, जितनी हीट ये ट्रांसमिट कह रहा हूँ, जितनी हीट ये रेडिएट करेगी उतनी ही हीट ये अब्जॉर्ब भी करेगी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो एन बॉडी में जो रेडिएटिंग पावर है वो कितनी है? आर बी। और ये एब्जॉर्ब कितनी करेगी? क्यू अपॉन ए टी। और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितनी है? 1, है ना। ये हो गई क्वेश्चन 2। अब देखो इक्वेशंस 1 में, अब ध्यान से देखो, हम क्यू ए टी, ये वाला चीज, इसको हम आर बी लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे? ऐसे ही लिखेंगे, आर इक्वल टू ए, और क्यू अपॉन ए टी को क्या लिखेंगे? आर बी। ये हो गया आर बी। देयरफॉर आर अपॉन आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। यही प्रूफ करनी थी ना। ये क्या है? रेडिएटिंग पावर ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉडी अपॉन रेडिएटिंग पावर of black body equal to A when the both bodies remains at temperature T। और A क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शंस। इमिसिव पावर की डेफिनेशन से हमें पता है R बाय
आर बी को हम क्या बोलते हैं, इमिसिव पावर ई या एप्सिलॉन, और आर बाय आर बी हमने प्रूफ ऑलरेडी यहाँ किया हुआ क्या है, ए, तो ए इक्वल टू क्या हो गया है, ई। इससे हमें क्या पता चलता है, जो इमिसिविटी होती है एक बॉडी की वो इक्वल होती है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शंस के, है ना। अभी मैं इसको क्लीन करता हूँ। अब हम पढ़ेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो देखते हैं ये लॉ क्या कहता है। ओके, देखो एक बॉडी है, क्लियर, एक ब्लैक बॉडी है ना। इसकी रेडिएटिंग पावर क्या हो जाएगी, ब्लैक बॉडी की रेडिएटिंग पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, आरबी से। इसी को क्या बोलते हैं, इमिसिव पावर भी, है ना। कब है इसकी रेडिएटिंग पावर आरबी, जब ब्लैक बॉडी की टेम्परेचर कितनी है, टी है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहता है ये जो रेडिएटिंग पावर है ना एक ब्लैक बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर रेज टू 4 के। इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ेगी तो रेडिएटिंग पावर भी बढ़ेगी। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा। मैं एक कांस्टेंट को सिग्मा लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये हो गया टेम्परेचर रेज टू 4। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, स्टीफन्स कांस्टेंट। इसका नाम भी क्या है, ऐसे स्टीफन्स कांस्टेंट, है ना। और जो वैल्यू होती है स्टीफन्स कांस्टेंट की सिग्मा की, वो कितनी होती है, वो होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन रेज टू 4। केल्विन किस फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट होती है, टेम्परेचर की। ओके, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो सिग्मा है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m T⁻³ थीटा रेज टू -4। यहाँ थीटा टेम्परेचर के लिए आया। ओके, मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करूंगा, तो एक सेकेंड मैं ऊपर ले लेता हूँ। देखें, आर पी इक्वल टू हमने क्या स्टडी कर लिया, सिग्मा T⁻⁴, है ना। आर बी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएटिंग एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा T⁻⁴, है ना। ओके, और यहाँ अगर पूछ ले कितनी एनर्जी रेडिएट हुई क्यू की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए T⁻⁴। अगर पूछे पावर कितनी है, तो आप क्या करोगे, एनर्जी अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टाइम, क्या हो जाएगा ये, सिग्मा ए T⁻⁴, और ये क्या हो गई, सिग्मा क्यू अपॉन टी को हम पावर बोलते हैं। अगेन सिग्मा T⁻⁴ को हम क्या बोल सकते हैं, रेडिएटिंग पावर। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया टाइम्स रेडिएटिंग पावर, है ना। ये डिफरेंट फॉर्मेशन है लिखने की।
इक्वेशन सॉल्व करते समय, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये आपको हेल्प करेगा। अब थोड़ा सा हम हीट ट्रांसफर देख लेते हैं। देखें, हीट ट्रांसफर जो होती है, एक सेकेंड, हाँ, हीट ट्रांसफर जो होती है वो 3 तरीके से हो सकती है ना। तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले कंडक्शन। कंडक्शंस में क्या होता है, दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होते हैं। जैसे ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी। अगर इसको एक वायर से कांटेक्ट में लेके आया जाए, एक कंडक्टर से कांटेक्ट में लेके आया जाए, तो हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफर होगी कोल्ड बॉडी की तरफ। दूसरा तरीका है कन्वेक्शन। कन्वेक्शंस में क्या होता है, जैसे समझिए ये हॉट मेटल बॉल है, मेटल क्यूब है, ओके। इसके ऊपर अगर आप पानी उड़ेल दोगे, पानी डाल दोगे, तो क्या होगा, पानी इसके ऊपर से निकलेगी, है ना, बह के ऐसे फ्लो होगी, तो अपने साथ हीट भी कैरी करेगी, है ना। कन्वेक्शंस में क्या होता है, मटेरियल हीट कैरी करता है लेकिन साथ साथ में मटेरियल फ्लो भी करता है। जैसे चाय गर्म होती है, आप फूंक मारते हो तो आपकी हवा चाय के साथ कांटेक्ट में आती है, तो आपकी हवा क्या होगी, जो विंड आपके मुंह से निकली वो गर्म हो जाएगी, हीट कैच करेगी चाय की, और गर्म होके हवा एक्सपैंड करके उसकी डेंसिटी कम होगी और वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, है ना। ठीक इसी तरह जब हम घर में बैठे हुए हैं, फैन चल रही होती है, तो हवा हमारे बॉडी के ऊपर फॉल करती है। हमारी बॉडी की जो हीट है हवा क्या करती है, वो लेती है और उसको उससे क्या होता है, जो हवा हीट कैच करती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो ऊपर की तरफ मूव करती है ना। तो मैं इसको ड्राइंग करके समझा दूं। देखो आप यहाँ हो, ऊपर ये फैन मूव कर रही है, हवा आई आपकी बॉडी के ऊपर, ओके। तो ये ठंडी हवा है ना, जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये आपकी बॉडी से टकराएगी और ये क्या करेगी, हीट एनर्जी कैरी करेगी। ये ठंडी हवा हीट कैरी करने के बाद, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद एक्सपैंड करेगी, उसकी डेंसिटी कम होगी और वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, है ना। इस तरह से कन्वेक्शंस वर्क करता है। अब आते हैं रेडिएशंस। इसका बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ सन है, ओके, और समझो ये अर्थ है, इसके बीच में क्या है, एम्प्टी स्पेस, कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी सन की रेडिएशंस यहाँ आ रही है हमारे पास, और अपने साथ क्या लेके आ रही है, हीट एनर्जी लेके आ रही है ना। हीट ट्रांसफर होता है सन से अर्थ तक, किस वजह से, रेडिएशंस के थ्रू, ओके। तो रेडिएशंस में मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन कंडक्शंस और कन्वेक्शंस में मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स इट।